बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट, जैसे कि 21.4 पार्शल फ्रैक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 है और सबसे पहले इसमें केस नंबर 4 इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि इससे पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट इसको करेंगे, इसको लेट करना है और लेट करते वक्त हर ब्रैकेट्स के वेरिएबल्स न्यूमरेटर में लेने होंगे, जैसे a/1 + x। और चूँकि लीनियर फैक्टर है इसलिए सिर्फ a हमने लिखा, इसके साथ अगर x है तो इसकी पावर 0 समझी जाती है। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट जो आपका है वो बुनियादी तौर पे आपके पास ब्रैकेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, फिर ऊपर स्क्वायर हो रहा है। और इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि पहले आप, अब जैसे कि नीचे 1 + x² है तो हम एक पावर कम करते हुए पोजीशन करेंगे bx+c। इसी तरह यही हमारे पास ब्रैकेट होगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर था और स्क्वायर की सूरत में हमें केस नंबर 2 के लिहाज से इसे रिपीट करना होता है। और यहाँ पे भी हम dx+e, यानी कि जो प्रोसेस यहाँ पे था वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। और इन केस अगर ब्रैकेट के ऊपर x² ना होता, यानी कि जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ b आता और यहाँ x की पावर 1 होती जैसे कि इधर होती, और यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे c आता। यानी कि यहाँ पे b हम सिर्फ सपोज करते हैं, यहाँ पे c, लेकिन bx+c सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है। इस लिहाज से इसकी पोजीशन करते हुए, जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चंस में किया है, और लाजमी इसके लिए आपको शुरू से वीडियोस देखनी होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखना होगा। तो तमाम ऐसे देखने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये ताकीद करूँगा कि ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा अगर आप स्टार्टिंग से आप इस एक्सरसाइज को वॉच करें। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, और जैसे कि हम स्टार्टिंग से एलसीएम ले रहे हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आए कि दो ब्रैकेट्स कहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए के साथ सिंगल है और यहाँ पे bx+c के साथ 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यकीनी तौर पे इसके लिए आपका एलसीएम अच्छा होना चाहिए। इस रिलेशन को नंबर 2 कह देंगे। इसके बाद सिलसिला इस तरह से है कि हमें तमाम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करना है। और जैसे कि यहाँ पे हमने इम्प्लाइज दैट लगा के, क्योंकि एक लाइन में जब कंप्लीट ना हो तो ये इम्प्लाइज दैट लाजमी होता है। बहुत सारे टीचर एक लाइन में अगर आपका स्टेप कंप्लीट भी हो रहा है इम्प्लाइज दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये इम्प्लाइज दैट उस वक्त लाजमी हो जाता है जब आपका एक लाइन के अंदर, आपकी एक रॉ के अंदर काम कंप्लीट नहीं होता। चूँकि ये कंटिन्यू चल रहा है और इससे आगे चूँकि जगह ना होने की वजह से हमने नीचे किया था। और इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट उस वक्त लगेगा जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आगे चलेगा। अब यहाँ पे हमने ऐसा किया है कि x की पावर 4 वालों को एक साथ, x³ वालों को एक साथ, x² वालों को एक साथ, इसी तरह x वालों को एक साथ, और जो ओनली आपके पोजीशन वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ, या दूसरे अल्फाज में x की पावर 0 एक साथ लिखे जाएंगे। और यहाँ पे उनको कॉमन लेने के बाद, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट भी आपको समझाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को डिटेल से समझाता हूँ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आप ना समझें कि हर क्वेश्चन में सोच डिफरेंट है। आप मेरी इस पॉलिसी को समझें कि मैं एक क्वेश्चन को कई अंदाज से इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको जो बेहतर लगे, जो आपकी मेंटल क्वालिटी है उस लिहाज से आप उसे कैच करें। लिहाजा कहने का मतलब है कि इंटर के स्टूडेंट अच्छे खासे इंटेलिजेंट होते हैं, और ये टॉपिक वहाँ से ही आपके सेकेंड ईयर मैथ से आया है, तो वो बहुत शॉर्ट बातों को बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये चैप्टर अब मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इस वजह से थोड़ा उनको कैच या उनको समझने में थोड़ा मसला हो सकता है। तो लिहाजा तमाम क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स देखें, चूँकि हर क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया है, और सिर्फ इसलिए किया है कि जो आपको बेहतर लगे, आपके माइंड के मुताबिक लगे, आप उसको करें। तो हम यहाँ तक नंबर 4 तक पहुँच चुके थे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 है, और यहाँ पे इससे पहले कि अगर हमें यहाँ पे कोई सिंगल वेरिएबल्स मिल जाता तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो जैसे 1 + x आपको लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद आप रिलेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। और चूँकि इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला ब्रैकेट और x² लेना होगा, बाकी तमाम आगे के टर्म 0 हो जाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 + x लिखा है और x की जगह अगर हम -1 लिखते हैं तो ये वाला ब्रैकेट भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों ब्रैकेट्स को उतार लें, और उतारने के बाद x की वैल्यू -1 रखें, जिसके ऊपर आंसर a का मालूम हो गया 1/4। इसी तरह हमें अपने तमाम वेरिएबल्स b, c, d, e इन तमाम की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे चूँकि वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, या तो ये लॉन्ग में आ सकता है, या मे बी ये भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन को
वो आइंदा चंद सालों में पता लगे कि ये एक्सरसाइज को वो ड्रॉप कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, बच्चे नहीं कर सकते। लिहाजा फिलहाल जो भी बुक चेंज होने के बाद आपका फर्स्ट ईयर मतलब पहला साल होता है वो यकीनी तौर पर थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, मैक्सिमम चीज़ों को हमें कवर करना होता है। लेकिन 2-3 साल के बाद बोर्ड के पेपर का पैटर्न जैसे ही हमारे सामने आता है तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आप ये ज़रा गौर कर लें कि यहाँ पे a प्लस बी जो है x4 का कोफिशिएंट है, b प्लस सी x³ का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका काफ़ी लंबा है और इसी तरह x का भी बहुत ज़्यादा मतलब चार वेरिएबल्स आपके आ रहे हैं सवाए एक है और कांस्टेंट का ये है। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाते हुए हम इसके रिलेशन बनाएंगे और यहाँ चूँकि सिर्फ एक्स स्क्वायर है जिसका ताल्लुक यहाँ से है, बाकी यहाँ पे x4 अगर मौजूद है तो लेफ्ट हैंड साइड पे x4 x³ x कोई भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है उसके कोफिशिएंट 0 है। तो इस बात को आपने जहन में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाते हुए हमने तमाम इसके आपके रिलेशंस बनाए, जैसे 4 तक बने तो 5, 6, 7 रिलेशंस बनाए और इसी के मुताबिक बनाए। तो जैसे कि बोला तो उसी के मुताबिक ये सारे रिलेशंस बने हुए हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, b प्लस सी इक्वल्स टू 0, 5 और 6। और जैसे कि a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो वैल्यू रखने के बाद हमने जो है b की वैल्यू मालूम कर ली। अब चूँकि a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो a अगर 1/4 है तो राइट हैंड साइड पे जाके -1/4 आ जाएगा। इसी तरह c की भी वैल्यू हमने इसी तरह से मालूम की, तो a b c ये तीनों वेरिएबल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब उसके बाद एक रिलेशन था जो हमें क्वेश्चन से मिला, a प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू 0। यकीनी तौर पे जब यहाँ पे 0 आता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका कोई भी उसकी टर्म नहीं दी होती जिसको हम 0 ले लेते हैं। यहाँ से हमने a और c दोनों की वैल्यू रख के हमने e का आंसर निकाला। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एलसीएम के अंदर e को शामिल नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह ये कि अगर मैं शामिल कर देता तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी चलता। मैंने इन दोनों कांस्टेंट का एलसीएम लेने के बाद इसको लेफ्ट से राइट और डिवाइड करते हुए -1/2 कर दिया। अब इसके बाद जो रिलेशन नंबर 8 हमारी जो रिलेशंस हमने नंबर 4 तक पहुंचाया था उसको देखते हुए जो कांस्टेंट का रिलेशंस था जो कि 0 के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे इस बार हमें एक ऐसा प्रोसेस मिल रहा है जो इससे पहले शायद हमें नहीं मिला कि b प्लस सी, सब बजाय ये कि b और c की हम अलग से वैल्यू रखें। यहाँ देख सकते हैं कि b प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट 0 और e की वैल्यू ऊपर से देखते हुए हमने पुट की, जिससे कि एक जो बाकी का d था वो भी निकल आया। और इस तरीके से पुटिंग द वैल्यू a b c d एंड e इन नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने ये भी समझाने की कोशिश की है कि अगर आप a की वैल्यू, b की, c की, d और e की वैल्यू दिखाते हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा और लेंदी हो जाता है। इससे बचें, आप डायरेक्ट जो है वो a b c का जिक्र करते हुए उनकी जो जो वैल्यूज़ आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, आप a की जगह 1/4 है। अब याद रखिए कि अगर न्यूमिनेटर में 1/4 है तो नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है 1 प्लस एक्स, ये अपोजिट होने के बाद 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमने जब b और c की वैल्यू रखी तो यहाँ पे जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे तो ये वाला प्रोसेस हम नहीं कर सकते। और जैसे ही हम 4 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास -x+1 का प्रोसेस आता है और नीचे का जो ब्रैकेट है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 4 से। यही काम हमने वैल्यू रखने के बाद ऐसा ही किया है और करने के बाद यहाँ पे हमने आंसर लिखा, लेकिन बुक में जैसे कि देखा गया तो -x बाद में लिखा है, +1 पहले लिखा है, तो हमने उसी के मुताबिक अपने आंसर को अरेंज कर दिया। लेकिन एग्ज़ाम में कभी ऐसा हो जाए तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये है कि कुछ आंसर्स होते हैं जिसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ किताबी आंसर, वो पहले जब तक कि हम आंसर ना देखें तो फिर उसके बाद ही उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लिखा जा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लाजमी उस के पीछे कुछ लॉजिक होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बेशक जिसको चाहें आप लिख लें तो इतना कोई ब्लेंडर मिस्टेक नहीं है, बल्कि एज आ नॉर्मल ही वो समझा जाता है। तो इस तरह से ये आंसर आ चुका है और ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंदी है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पे एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन समझें और फिर ही अगली वीडियो में दूसरा क्वेश्चन देखें। तो सर शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।